ओके, तो अभी तक हमने जो देखा है वो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वहां से ही हमने शुरू किया था। देन वी सॉ दी ब्रिटिश कंसोलिडेशन के अंदर बहुत सारे एक्ट्स देखे थे। इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ सोशियो कल्चरल पॉलिसी भी देखने की कोशिश की थी। व्हाट वाज द सोशियो कल्चरल पॉलिसी, व्हाट वाज इट अप्रोच, वो भी जानने की कोशिश की थी। एजुकेशन के लिए कौन सी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल थी, व्हाट वर देयर इम्पेरेटिव्स, उनका क्या विचारधारा था शिक्षण को लेके। और इसके साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि व्हाट वाज द वीकनेसेस, और इसके साथ साथ इसके ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, किस तरह से फेज बाय फेज पूरा का पूरा एजुकेशन की शुरुआत होती है भारत के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे प्रेस और सिविल सर्विसेज को भी देखने की कोशिश की थी। प्रेस के पीछे बहुत सारे हमने उसका नेचर जानने की कोशिश की थी कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन प्रेस, अर्ली इंडियन प्रेस, and which was the first newspaper. The newspaper was Bengal Gazette and or the Calcutta General Advertiser. Okay, importantly प्रेसेस की हमने स्टेज की भी डेवलपमेंट देखने की कोशिश की था। वो था 1799 से बहुत सारे एक्ट आने शुरू हो गए। The first act was censorship act of 1799 which was brought by Lord Wellesley। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा था कि वो सब्सिडियरी अलायंस की जो ट्रीटीज कर रहा था उसके विरोध में प्रेस उसके खिलाफ ना लिखे। 1823 रेगुलेशन एक्ट, लिबरेशन फेज एक बीच में 15-20 साल का निकल जाएगा प्रेस को लेके। इसके साथ साथ 1857 तक आते आते यहाँ पे लाइसेंसिंग एक्ट आता है। 1867 न्यूज़पेपर एक्ट, 1870 का रिस्ट्रिक्शन एक्ट आएगा। बहुत सारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसको पास किया गया था। ओके, सो लॉर्ड लेटन वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द पासिंग ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसके पीछे के दो रीजंस थे। एक तो था दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार के पीछे जो कारण था वो था अकाल पड़ना, बहुत ही बड़ा अकाल हुआ था। सो इंडियन प्रेस वाज रेस्टिव अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, और यहाँ पे जो वर्नाकुलर प्रेस थी, यहाँ की जो नेटिव प्रेस थी, उन्होंने सरकार के विरुद्ध में लिखना शुरू कर दिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस राइटिंग यहाँ पे ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है। इसके प्रोविजंस भी हमने देखे थे कि आपकी जो भी प्रेस होगी तो प्रेस वालों के नाते आपको वहां पे एक बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर बॉन्ड में आपने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में कुछ लिखा तो आपकी प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। ओके, तो 10,000 रुपए का बॉन्ड हुआ करता था, बहुत सारी उटपटांग बातें हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, वो था अमृता बाजार पत्रिका करके एक न्यूज़पेपर आता था जो रातों रात अंग्रेजी में से वर्नाकुलर लैंग्वेज में से इंग्लिश के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ओके, लेटर ऑन इसके भी और भी डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे थे। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की वो थी सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के पीछे हमने एज देखे थे, सिलेबस देखने की कोशिश की थी, और सिलेबस के साथ साथ वी आर ट्राई टू सॉ व्हाट वाज द एग्जाम सेंटर। और यहाँ पे मेन एम जो था वो था एक्सक्लूजन। द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज एस.एन. टागोर, और यहाँ पे एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ही फॉर्म्ड एन एसोसिएशन जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, और वो यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश करेंगे कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स लाइए। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से सिविल सर्वेंट्स का प्रमोशन होता था। द प्रमोशन वाज एसेंशियली बेस्ड ऑन सीनियरिटी, और अप्रेंटिस से शुरू करता है और एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के ऊपर खत्म करेगा इंसान। वॉरेन हेस्टिंग्स ने थोड़ा बहुत डेवलप करने की कोशिश की। उसके बाद जो जेंटलमैन आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस यहाँ पे पूरा का पूरा एक एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क बनाएगा। उसके बाद वेलेस्ली यहाँ पे कॉलेज खोलेगा। उसके बाद वेलेस्ली जाता है, कॉलेज बंद कर दी जाती है, और लंदन में एक और कॉलेज खोल दी जाती है। फाइनली 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर सोचा जाता है कि भाई कंपटीशन बेस्ड सिविल सर्विस एग्जाम की शुरुआत करेंगे। 1853 के अंदर मकौले कमेटी इसका रिकमेंडेशंस करेगी कि यहाँ स्पर्धात्मक परीक्षा होनी चाहिए आपको अगर सिविल सेवा के अंदर आपकी भर्ती करनी है। ओके, सो इसके बाद हमने बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे थे, बहुत सारे कमीशन थे, एलिंगटन कमीशन, एचिसन कमीशन, ली कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सी रिकमेंडेशंस की। उसके बाद वाले क्लास के अंदर हमने देखने की कोशिश की थी, वो शुरू होता है, वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी इकोनॉमी के अंदर सबसे फंडामेंटल बेस हुआ करता था वो था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को ही हमने देखा था कि आपकी एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री के बीच में बहुत ही इनहेरेंट रिलेशन हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो उनकी नीतियों के कारण यहाँ का एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, यहाँ की खेती पूरी की पूरी तरह से टूट जाती है। उसी की ही हमने स्टोरी देखने की कोशिश की थी। सो द फार्मर वाज लाइक दिस व्हेन द ब्रिटिशर्स केम। ये फार्मर बेचारा इस तरह से बेहाल हो जाता है, और इसकी ही ये पूरी की पूरी पॉलिसीज हुआ करती थी। पॉलिसीज के नाम बहुत सारे थे। जमींदारी सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, रैयतवारी, महालवारी। इसके पहले भी इजारेदारी सिस्टम भी डेवलप किया गया था। 3-4 फेजेस के अंदर हमने देखा था कि पहले फेज के अंदर 1757 या 1760 के आसपास जब कंपनी यहाँ पे अपना शासन एस्टेब्लिश करती है तो उसके बाद यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट की सिस्टम दोहराएगी, और उस टाइम के अंदर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कुछ और थी।
इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट और हुआ तो उस तरह से इन्होंने अपनी पॉलिसीज नई डेवलप करनी शुरू कर दी। तो ड्यूअल फेज के अंदर किस तरह की थी, सेकेंड सिस्टम थी वो थी इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम, जहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत ऑक्शन बेस्ड सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। दिस वाज डेवलप्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, इसके बाद फिर उसको वो सिस्टम को हटा दिया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे उनको भेजा जाता है और बोला जाता है कि आप कुछ नई सिस्टम डेवलप करिए भारत के लिए। और यहाँ पे वो 3-4 प्रश्नों से जूझ रहे होते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए एक जेंटलमैन आते हैं जिनका जॉन शॉर नाम था, और वो बताते हैं कि आपको इस तरह से नई सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। इसी के चक्कर में इन्होंने फाइनली यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट इवॉल्व किया। दिस परमानेंट सेटलमेंट वाज द लैंडमार्क पॉलिसी व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। वो सबसे लैंडमार्क और सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसने पूरा का पूरा यहाँ की जो खेती की जो प्रणाली थी, द एग्रीकल्चर सिस्टम, उसको चेंज कर दिया। पहला चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जमींदार इसके पहले की टाइम के ऊपर खाली ऑप्शन बेस, आपको जितने टाइम का हक मिलता है, अधिकार मिलता था, उतने के दौरान ही आप खाली यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर पाओगे, उनको बोल दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे परमानेंट हो गए हो। इसके लिए इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जमींदार को बोल दिया जाता है कि आपको किसान से पैसे इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पे एक बीच में इंटरमीडिएरी आ जाता है, ऊपर सरकार, बीच में जमींदार, उसके बाद हमारा किसान। अगर ये किसान पैसे नहीं दे पाएगा तो उसको हकाल दिया जाता है। सो एसेंशियली इंडियन पीपल, हमारे इंडियन फार्मर्स थे, दे बिकेम टेनेंट्स इन देयर ओन लैंड। वो खुद की जमीन के ऊपर ही किराएदार बन जाते हैं। उसके भी फीचर्स देखे थे। जमींदार को 89% जमीन जो रेवेन्यू होता है वो सरकार की तिजोरी में जमा कर देना है और 11% अपने पास रख देना है। इसके साथ चौथा फेज जब डेवलप होता है वो है रैयतवारी। ओके, इसके पीछे जो जेंटलमैन एसोसिएटेड थे, इनका नाम था थॉमस मुनरो। वो भी यही करते हैं कि अभी बीच में जमींदार को हटा दो और जमींदार की जगह डायरेक्टली डीलिंग कर देगी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, तो इसके बाद ये आपको समझ में आता है कि धीरे धीरे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इवॉल्व हो रही थी और इवॉल्विंग के चक्कर में ही इन्होंने पूरा का पूरा नया सिस्टम डेवलप किया। इसके अलग अलग एरियाज भी थे, मद्रास था, कुर्ग था, असम था, ईस्ट बंगाल एंड बॉम्बे। डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये देखने को मिलता रहता है। ओके, रैयतवारी सेटलमेंट के अंदर बीच में इंटरमीडिएरी चला जाता है। टिल द टाइम द पीजेंट इज एबल टू पे अप द रेवेन्यू, जब तक किसान आपको ये रेवेन्यू देता रहेगा तब तक उसको जमीन से हटाया नहीं जाएगा। जिस दिन से उसने पैसे देने बंद कर दिया तो उसको भी बोल दिया जाएगा कि बेटा तू भी यहाँ से निकल ले। ओके, इसके बाद चौथा फेज था, यहाँ पे एक दूसरा एक डेवलपमेंट किया था, वो था महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट के अंदर भी ये हुआ कि किसानों की जगह डायरेक्ट विलेज कम्युनिटी से ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करेगी, रेवेन्यू इकट्ठा करेगी। ये लेटर ऑन 1830s के आसपास आता है। ओके, एंड हल्ट मोकेंजी करके एक जेंटलमैन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। इसके फैक्टर्स भी देखे थे हमने कि व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच वर अफेक्टिंग दी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। एक फैक्टर था वो था नेचर ऑफ कॉन्क्वेस्ट व्हिच वाज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। यहाँ पे इन लोग का जो राज चला था वो धीरे धीरे हुआ, इसके कारण नई नई पॉलिसीज थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर आती रही। आइडियोलॉजिकल करंट्स भी ऐसे थे जो इसको अफेक्ट कर रहे थे, लोकल सिचुएशंस भी अफेक्ट कर रही थी, और भी बहुत सारी चीजें थी वो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट की जा रही थी। इसके कारण इन्होंने पूरा डेवलपमेंट अलग तरह से किया। इसके साथ साथ हमने ये देखने की कोशिश की थी वो था इसका इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहे? एक तो पहला इम्प्लीकेशन रहा वो है कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन लाइफ। यहाँ पे कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट या आपकी जो पूंजीवादी विचारधारा है उसकी शुरुआत हो जाती है खेती को लेके। इसके साथ साथ बहुत सारे नॉन एग्रेरियन क्लास के लोग भी खेती के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। लैंडेड हायरार्की खड़ी होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सबसे बड़ा फिर छोटा, उसके बाद और भी छोटा। और साथों साथ हमने ये भी देखा था यहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की कंसेप्ट भी आता है कि जैसे जमींदार पारो और चंद्रमुखी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और आपकी जो जमीनें होगी वो कहीं और बंटाधार होता रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्रिटिश पॉलिसी हुआ करती थी लैंड रेवेन्यू की वो बहुत ही हार्श थी। तो एब्सेंस ऑफ रिमिशन, रिबेट एंड कंसेशन इवन एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, लगान मूवी हम सबने देखा था। हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन, मार मार के सबको एक कर दिया जाता था अगर आपने पैसे नहीं दिए। इसके साथ साथ हाई इंसिडेंस ऑफ रेट ऑफ टैक्सेशन, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल राइट्स थी उसको भी तोड़ा गया। ज्यादा आगे जाते हुए हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे रूरल इंडेप्टेडनेस, आखिरकार किसान यहाँ पे एक चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता था और वो चक्रव्यूह एंड में आपकी डेथ के साथ खत्म होती थी। इसके साथ यहाँ पे एक नया लैंडलेस लेबर्स का भी क्रॉस उभर के आया कि जो लोग ये अगर रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? वो खुद की जमीन के ऊपर यहाँ पे लैंडलेस मजदूर के तौर के ऊपर काम करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर को उसका गला घोट दिया जाता है
और यहाँ पे ही आपकी ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के हमने नेगेटिव इफेक्ट्स देखने की कोशिश की है अभी तक के क्लासेस के अंदर। ओके, और वहां से ही हम लोग थोड़ा डेवलप आगे करते हैं, और वो डेवलपमेंट आपका है वो है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। आज के क्लासेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आते हैं तो इकोनॉमी पॉलिसी या इकोनॉमिक इफेक्ट कैसी होती है। साथों साथ यहाँ पे ये भी जानने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे रेलवेज का डेवलपमेंट किया तो व्हाट वर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। इसके साथ साथ इकोनॉमी इज एट दैट टाइम वाज स्टिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो आपकी खेती से ही इर्द गिर्द जो भी इफेक्ट होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। सो एसेंशियली जो अभी तक के पहले क्लासेस के अंदर हमने देखा है वो है इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, उसी का ही एक कंटिन्यूड एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा मोर एलेबोरेटिव वे के अंदर। ओके, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज जब यहाँ पे आते हैं तो इकोनॉमिक इफेक्ट किस तरह से होता है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होता है, जो कॉलोनियल रूल था यहाँ पे, जो उपनिवेशवादी जो पूरा का पूरा शासन था वो यहाँ पे हमारे आर्थिक रूप से किस तरह से भारत को कमजोर करता है। साथों साथ ये उपनिवेशवाद आया भारत के अंदर, वो चरणों में आता है, इट केम अंडर डिफरेंट स्टेजेस, और वही स्टेजेस को हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेजेस कैसे डेवलप हुए। पहले कुछ और था, बीच में कुछ और था, और लास्ट में कुछ और रहा। जैसे हमने सोशियो कल्चरल पॉलिसी देखी थी, सोशियो कल्चरल पॉलिसी के अंदर भी यही जानने की कोशिश की थी कि पहले कुछ और अप्रोच था, और इसके बाद इन कोर्स ऑफ टाइम जब अपना पॉलिटिकल होल्ड कंसोलिडेट हो जाता है तो अपना अप्रोच चेंज हो जाता है। यहाँ कॉलोनियलिज्म की शुरुआत भी इसी तरह से होती है आर्थिक रूप से कि इनका अप्रोच कुछ और होता है, और लेटर ऑन जब अपना पॉलिटिकल रूल कंसोलिडेट कर देंगे तो आर्थिक क्षेत्र में भी ज्यादा कुछ यहाँ पे परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। ओके, सो बैकग्राउंड थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम एंड उस टाइम के अंदर जो भी थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, मैंने बताया ना कि धोती कुर्ते से चेंज होके सब सूट बूट में आ गए थे, तो आपका क्या भुवन नाम था ना, भुवन का नाम आकाश हो गया था कन्वर्ट करके। ओके, सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, इनको लग रहा था कि द इंग्लिश पीपल आर हियर फॉर आवर गुड। बोले अंग्रेज, क्योंकि इनसे पढ़े लिखे थे ना ये लोग, सब इंग्लिश विचारधारा वाले लोग थे, तो इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे, इनका मानना यही था कि भाई ये लोग आए हैं तो हमारा भला करेंगे। ओके, सबका भला करेंगे, सबका साथ सबका विकास का पूरा आइडियोलॉजी था इनका भी। सो द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century had hope a positive attitude towards the British rule। यहाँ पे जो भी आता था तो उनको ऐसा लगता था कि भाई अंग्रेज यहाँ पे आए हैं, हमारा बंटाधार करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का भला होगा, क्योंकि हम लोग ने इंग्लैंड में जाके देखा है कि इनकी बड़ी अच्छी समाज है, इनकी इकोनॉमी बहुत ही डेवलप्ड है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, ऑलरेडी एक पीक स्टेज के ऊपर था, तो हमारे समाज को भी इसका फायदा होगा, ऐसा इन लोग ने सोचा था। ओके, सो द होप दैट द ब्रिटेन, द मोस्ट एडवांस नेशन ऑफ द टाइम, वुड हेल्प टू मॉडर्नाइज इंडिया। सच्चाई ये थी कि कैप्टन रसल हंस रहा था, बोले हाउ फुलिश इज दिस, बोले मूर्ख लोग हैं ये आमिर खान और उसके जितने भी चेले चपाटे हैं, बोले हम थोड़ी आपको यहाँ पे मॉडर्नाइज करने के लिए आए हैं, आपके पास तो जितना रॉ मटेरियल्स है ना वो भी हम लोग ले लेंगे, उसमें से ही सामान बनाएंगे और आपके मार्केट को 4 गुना दाम के ऊपर बेचेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना आपका। सो ये सच्चाई थी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की। ये प्रोसेस के तौर के ऊपर बैकग्राउंड के अंदर इन लोग को ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे अंग्रेजों की रीति रिवाज के कारण, तो दे वर होपिंग कि समथिंग पॉजिटिव वुड कम आउट। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम दिस पीपल, जो ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमिक रीम अगर आप देखोगे तो इट वाज होप कि ब्रिटेन हमको हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेगा, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेगा, वो कुछ ना कुछ होता नहीं। लेटर ऑन टिल 1900s, 1900 तक आते आते एक पूरा का पूरा डिसिविलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा, हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे, कि यार ये लोग जो पूरे के पूरे थे यहाँ पे जो आए इनिशियली, तब को हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई यार बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो इंग्लैंड से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो वाली ये पूरी की पूरी बात थी। बट देन दे रियलाइज कि बाय 1900s कि ये डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो बहुत ही स्लो था। तो ठीक है, तो आमिर खान को लगा कि आइला धोखा दे दिया अंग्रेजों ने, मतलब पूरी तरह से हमको तहस नहस कर दिया, तो जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेटर ऑन द ब्रिटिश रूल बिगेन टू टेक अ डार्कर ह्यूज, और हमारे बहुत सारे एनलाइटेड इंडियंस को लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। हमने जो सोचा था अंग्रेज यहाँ पे आएंगे और आने के बाद हमारा विकास कर देंगे, हमारा भला कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हो रहा।
Nothing short of that is taking place in India and we need to take some good kind of decisions और हमको कुछ करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे एसीबी प्रद्युमन जैसे लोग थे इंटेलेक्चुअल, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे रियलिटी कुछ और ही है और वही रियलिटी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड कॉज्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी. द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी वाज डिटरमाइंड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी. अब आप समझिए कि आपकी आर्थिक नीति है, आपकी फिस्कल पॉलिसी है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कौन करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आईएमएफ हमको बोलता है डिक्टेट. चलो कर दिया था एक आध दफा 1990s में, चलो वो हालत ऐसी हो गई थी, थोड़े पतली हो गई थी हमारी हालत, तो बोला कि रिफॉर्म्स करो. इससे ज्यादा कुछ कर पाता है? नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि वी आर सपोज टू रूल ओवर ओन पीपल. वी आर सपोज टू डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट शुड बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस शुड बी अप्लाइड टू द पीपल. यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि इंग्लैंड में बैठे बैठा कोई आदमी पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए डिसीजन ले रहा था, और जब बाहर का आदमी पूरा का पूरा डिजाइन करेगा तो वो अपने हिसाब से डिजाइन करेगा. वो सोचेगा कि इंडिया के अंदर आर्थिक नीति वैसी होनी चाहिए जो इंग्लैंड को फायदा कारक हो. आज की तारीख में कभी भी आपकी कोई भी पॉलिसी जो भी डिटरमाइन करनी होगी वो बाहर के दृष्टिकोण से थोड़ी होती है. जैसे अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी भी हो गई, आपकी विदेश नीति भी हो गई, तो विदेश नीति का भी जो मेन डिटरमिनेंट पॉइंट होगा ना, वो होगा कि इंडिया को इसमें कौन सा फायदा होगा. सिंपल चीज है कि अगर आपको लगता होगा कि यार फॉरेन पॉलिसी ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी ऐसी, बट इंपॉर्टेंटली उसके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट यही बताता है कि यहाँ पे इंडिया का एक दो फायदा होना चाहिए. इसके लिए ही आप उस हिसाब से उसको पूरा का पूरा अलाइन कर रहे हो. यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ब्रिटेन पूरा का पूरा डिटरमाइन करेगा कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा. आज की तारीख में अगर आप पैसों का अगर आप एक्सचेंज रेशियो देखोगे तो वो तो अभी तो मार्केट बेस्ड है, पहले फिक्स हुआ करता था. तो ब्रिटेन उस टाइम के अंदर इंडियन रूपी को और पाउंड स्टर्लिंग के साथ उसको उस तरह से फिक्स कर देता था कि इंडियन रूपी का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है और भी गिरता था. सो इंडियन रूपी को बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया गया. इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस थी उसको खत्म कर दिया गया. साथों साथ इंडिया के अंदर बहुत सारी जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा था उसको भी तोड़ा गया. यहां से ही आपका एक मुद्दा उभर के आता है, वो है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट, हाउ इट इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक ड्रीम. यहाँ पे आर्थिक रूप से भारत को किस तरह से तोड़ा गया, तबाह किया गया. इसके साथ साथ थोड़े बहुत एक दो पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती है. बट हमको ये देखना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप तो हो गई, यहाँ पे उद्योगीकरण होता है, बट वो उद्योगीकरण ब्रिटिश इंटरेस्ट को सूट कर रहा था, ना कि इंडियन पीपल को. आज इंडस्ट्रीज लगाती है सरकार, तो सरकार यही सोचती है कि भाई मेक इन इंडिया करो सो दैट पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे मेक इन इंडिया उस टाइम भी हो रहा था, बट वहां पे एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट द मेन इश्यू. द होल इश्यू वाज अबाउट एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज एंड गेटिंग अ गुड मार्केट. तो यहाँ से ही आपका ये पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इकोनॉमी है यहाँ पे किस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेगी उसकी शुरुआत होती है. और यहाँ से आपका प्रश्न एक कभी बन सकता है, वो है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी. उपनिवेशवाद भारतीय अर्थतंत्र के ऊपर किस तरह से असर कर रहा था, आज की तारीख में कर रहा है. क्योंकि आज एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म. नियो कॉलोनियलिज्म, देखो कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म ऐसे तो सिनोनिम्स के तौर के ऊपर यूज होते हैं. इनिशियली जब अर्लियर टाइम्स के अंदर 1600-1700 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1600-1700 की शुरुआत पकड़ लीजिए आप. सो टिल दैट टाइम दिस वर्ड कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद यूज होता. उसके बाद अचानक से एक नया शब्द उपयोग में आने लगा जिसे कहते हैं साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म. आज तो सिनोनिम्स के तौर के ऊपर हम लोग यूज करते हैं. एट दैट टाइम द ऑब्जेक्टिव वाज लिटिल बिट डिफरेंट. उस टाइम के अंदर कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद के अंदर बोला जाता है कि अगर आपको आर्थिक रूप से कंट्रोल करना है तो आपको राजकीय रूप से भी एक सत्ता होनी बहुत जरूरी है. इसके कारण यहाँ पे जो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उसके लिए यहाँ भारत में आए, और वो जो फुलफिल करने के लिए इनको लगा कि हमको लड़ाई करनी है तो लड़ाई करेंगे, माराकाटी करनी है तो माराकाटी करेंगे. फ्रॉम 1800 ऑनवर्ड्स एक नया शब्द यूज होता है जिसे कहते हैं इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद. वहां पे बोला गया कि हम लोग को मिल बांट के रहना है. क्यों? क्योंकि ये जितने भी यूरोपियन शक्तियां थी, ऑल द यूरोपियन पावर्स हु वर इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, नई नई कॉलोनीज को ढूंढते रहते थे. ये लोग बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे अंदर अंदर. सो एक जगह पे ये लोग यूरोप में मिल जाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग को लड़ाई नहीं करनी. तो बोले क्या करेंगे? तो हमको डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए. हाँ, बेनिफिट तो इकोनॉमिकली चाहिए.
तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक नया पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी इवॉल्व करेंगे, जहां से आपका पूरा का पूरा इंपीरियलिस्टिक थॉट डेवलप होता है, जहां पे फाइनेंशियल कंट्रोल जो है खाली आर्थिक रूप से आपको वो सत्ता के ऊपर कब्जा हासिल कर देना है, राजकीय रूप से एक टाइम के ऊपर नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको जो नियो लिबरलिज्म है, नियो कॉलोनियलिज्म है, नियो इंपीरियलिज्म है, उसके अंदर भी यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता, बट बहुत सारी ऐसी वैश्विक संगठन है, बहुत सारी संस्थाएं है जिसके अनुरूप आपको बोला जाता है कि आप अपनी आर्थिक नीतियों के अंदर सुधार कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी को खोल दीजिए, यू ओपन अप द मार्केट। आप बहुत सारे वर्ल्डली फोर्सेस है उनको बोल दीजिए कि दे विल हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड इनटू दिस होल इंडियन मार्केट। जैसे एक है आपकी WTO, वो व्हाट दैट इज, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उसको बोलते हैं, जो थिंकर्स है, और वो लोग बोलते हैं कि दैट रिफ्लेक्ट्स द न्यू कॉलोनियल माइंडसेट, जहां पे जितने भी डेवलप कंट्रीज है वो भारत को डिक्टेट करते रहेंगे कि मतलब जितने भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज है कि यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इसी के कारण ये नियो कॉलोनियलिज्म का जो कंसेप्ट है, बहुत सारी जितने ऑल द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग IMF, WTO, उसको यही बोला जाता है कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नियो कॉलोनियलिस्टिक थॉट। नई उपनिवेशवाद की जो पूरी की पूरी विचारधारा है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है। अभी उसको ही टक्कर देने के लिए फिर आज की तारीख में और जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट चल रहा है वो चाइना लेड पूरा की पूरी जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, वो है कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद, और उसकी असर किस तरह से भारत के अंदर होती है। 8-10 पॉइंट है, पहले हम लोग वो देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे कि हाउ इज कॉलोनियलिज्म अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। कॉलोनियलिज्म जब यहाँ भारत के अंदर आता है तो जैसे ही यहाँ पे जो पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल की शुरुआत होगी ना, यहाँ भारत के अंदर भी औद्योगिकरण शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाउ इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। भारत के अंदर ये रोका जा सकता था अगर उस टाइम के जो शासक वर्ग थे कुछ अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया होता। आजकल यूपीएससी आपसे ओपिनियटेड क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है कि अगर ये नहीं होता तो आप बताओ क्या हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ कहीं से उभर के आ सकता है। साथों साथ हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर विच यूज्ड टू बी द प्राइमरी सेक्टर, स्टिल द प्राइमरी सेक्टर, और उसकी भी असर यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे किसान और गरीब हो जाता है। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी डिस्कस की थी, आज फिर से ब्रीफली उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस, रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार, ये भी हमने देखा था कि थर्ड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वो भी अफेक्ट करता रहेगा। साथों साथ यहाँ पे स्टेग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस, ये पॉइंट के ऊपर हमने ज्यादा चर्चा नहीं की थी लास्ट जो एग्रीकल्चर या लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखी थी, बट इसके अंदर हम लोग और विस्तृत से इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर को स्टैग्नेट किया गया और किस तरह से उसका बंटाधार हो जाता है, पूरी की पूरी तरह से डिटेरियोरेट हो जाता है। फॉर एनी इंडस्ट्री टू गेट स्टैग्नेटेड, इसके पीछे का मतलब यह है कि उसके पीछे पैसे नहीं लगाए जा रहे, तो ही होता है ना। अगर इफ यू कीप ऑन पंपिंग मनी एंड रिसोर्सेज, तो आज नहीं तो कल उसका फिर से रिजुविनेशन या रीडेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा हो रहा था कि पैसे नहीं लगाए जा रहे थे, इसके कारण ही यहाँ पे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया। कमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस भी किस तरह से शुरू हुआ, तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमने देखा था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के मार्केट को किस तरह से कमर्शियलाइज किया गया अंग्रेजों के द्वारा, हाउ इट वाज कमर्शियलाइज्ड एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस, और इसका फायदा अंग्रेजों को कैसे मिलता है। साथों साथ एक छोटा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट वो देखने को मिलता है जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल शुरू होता है, वो यहाँ पे है, वो है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत इंडस्ट्री या थोड़ा बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट लेके आए, तो यहाँ पे 3-4 कॉटन मिल खोल दी, तो हमको लगा कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो गई। सो इट वॉज वेरी मच काइंड ऑफ एक फेस वॉश का पूरा एक टेक्निक जैसा था, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्री डेवलप होगी। जब यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होगी तो यहाँ का एक बुर्जुआ वर्ग, राइज ऑफ इंडियन बुर्जुआ इज अ फ्रेंच वर्ड, हम लोग आते हैं ये मुद्दे के ऊपर कि जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो इसके साथ साथ जितने भी अलाइड सेक्टर्स हो गए ना, मैंने बताया कि इंडस्ट्री इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका सेकेंड सेक्टर के ऊपर आएगा, तो जो सर्विस सेक्टर होगा उसका डेवलपमेंट होगा इसमें। तो एक आदमी होगा जो लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसका विकास हो जाएगा। एक आदमी होगा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है, उसका विकास हो जाएगा।
अभी ये जितने भी इंडियन बुर्जुआ या इंडिया के जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स के लोग थे जिनका ग्रोथ हो रहा था, उनका भी ग्रोथ कुछ अच्छी तरह से नहीं था कि भारत के लोगों के लिए ये लोग भला कर पाए। इनका जो ग्रोथ था वो एब्सोल्युटली कॉलोनियलिज्म के स्ट्रक्चर के अंदर फिट होने वाला रोल है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये बुर्जुआ वर्ग किस तरह से कॉलोनियलिज्म के अंदर का ही एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था और उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा था। साथों साथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली फेमाइन एंड पॉवर्टी देखने को मिले हैं, वो भी आपके पीछे जो ब्रिटिश रूल है उसी का ही कारण। हमने देखा ना कि फेमाइन यूज्ड टू बी अ रेगुलर ऑकरेंस। एक है ड्रॉट और एक है फेमाइन। जनरली हिंदी में तो આપણે ગુજરાતીમાં તો દુકાળ જ કહીએ ને, દુકાળ દુષ્કાળ દુકાળ अच्छा તને દુકાળ કહીએ છીએ। ઓકે, હવે you see that both these terms, ड्रॉट जनरली आपका ऐसा होता है कि क्रॉप फेलियर हो गया तो चलो आता रहता है, बट व्हेनेवर दैट दिस लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और आपकी पूरी की पूरी जो फूड इंडस्ट्री है या फूड ग्रेन्स है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण ही यहाँ पे पूरा का पूरा फेमाइन एंड और हाउ इट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी। सेकेंडली, इंडिया का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। कॉलोनियलिज्म एक टाइम के ऊपर हम लोग जब ये लोग आए उसके पहले वी यूज्ड टू बी अ नेट एक्सपोर्टर। पता है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कैसा डेटा चलता रहता है, इकोनॉमिक सर्वर उसमें पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया का जो ट्रेड पैटर्न है ना वो बदल दिया जाता है। एक टाइम पे ऊपर हम लोग यहाँ पे नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे, एक्सपोर्ट्स हमारे खत्म कर दिए जाते और हम लोग नेट इंपोर्टर बन जाते। जो भी चीज होती थी हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें इंपोर्ट कराया करते थे। ये भी मुद्दा आपको देखने को मिलता है। फाइनली इसका लास्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ड्रेन, और वहां से ही बहुत सारे लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये पैसा नाले में बह जा रहा है, एंड एज अ रिजल्ट एक डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो ये ड्रेन थियरी के पूरे का पूरा जो सिद्धांत है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इनका क्या महत्व का रोल रहा है वो भी देखेंगे। few individuals who played a major role in identifying this economic drain। बोले ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से नाले के अंदर बह के डायरेक्टली इंग्लैंड जा रहा है। इतना बड़ा नाला था, एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि इंडिया से समुद्र के रास्ते से नाले में डायरेक्ट पैसा बह के इंग्लैंड चला जाता था। दिस वॉज आइडेंटिफाइड सम पीपल, इसके लिए ही उन्होंने क्रिटिसाइज किया ये मुद्दे को, और इसके पीछे ही जो पूरा का पूरा कंसेप्ट आया ड्रेन थियरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो 8 से 9 मुद्दे हैं जो आपके जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, जो आर्थिक रूप से उपनिवेशवाद ने भारत को किस तरह से खत्म किया या किस तरह से उसने असर किया है, उसके हमने अभी तक खाली ब्रीफ ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि व्हाट वाज दिस होल इश्यूज ऑल अबाउट एंड हाउ दे अफेक्टेड द होल इंडियन इकोनॉमी, उसको जानने की कोशिश की। अब हर एक मुद्दे को हम लोग तोड़ के उसको थोड़ा पेश करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह